डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं अपना कमोडिटी एक्सपर्ट। अपना कमोडिटी एक्सपर्ट में हम आज बात करेंगे सरकार के मिशन की, जो भारत को दालों में आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाने के लिए तैयार किया जा रहा है। दालों को लेकर के सरकार ने जो हाल ही के अंदर में एक अहम कदम उठाया कि जो पीला मटर बाहर से विदेशों से आयात हो रहा था, उसके ऊपर पे 30% की आयात ड्यूटी लगा करके कितना भारत के किसानों का हित यहां पर सुरक्षित हुआ है। क्या लगता है, भारत के जो किसान, जिसकी दालों की कीमतें एमएसपी के नीचे हम देख रहे थे काफी लंबे अरसे से, क्या उन दालों की कीमतों के अंदर में अब उछाल की कितनी संभावनाएं यहां पर दिखाई देती हैं, और 2030 तक भारत क्या दालों का निर्यात करने में भी सक्षम हो पाएगा? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान इस समय पर स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ में सुनील कुमार सिंह साहब इस समय पर स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि फॉर्मर एडिशनल मैनेजिंग डायरेक्टर रहे नाफेड से। आपका स्वागत है। साथ ही आप पार्टनर हैं एसएस एग्रो विजन से। आपका बहुत बहुत स्वागत सुनील जी। और साथ ही हमारे साथ सुनील बलदेवा साहब हैं। आप पल्सेस के जानकार, खास कारोबारी, नया बाजार से, नई दिल्ली से। आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल है, चूंकि सरकार ने हालांकि 2 मिशन छेड़े हैं, आत्मनिर्भरता दालों के अंदर, आत्मनिर्भरता तिलहन फसलों के अंदर में। मेरा आपसे सवाल है, क्या इस समय का जो दौर है उसमें आपको कितनी संभावनाएं दिखाई देती हैं? 2030 तक का जो टाइम टेन्योर लिया है, उसमें हम कितना सक्षम दिखाई देते हैं कि भारत आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है? भारतीय किसानों को उनके प्रयासों के लिए बहुत सराहना करूंगा। और मैं ये जो आत्मनिर्भरता पल्स मिशन सरकार ने ऑनरेबल पीएम के हाथों इसको लॉन्च कराया है, मैं इसको फेज़ 2 का नामकरण करूंगा, क्योंकि 2015 में प्रधानमंत्री ने बढ़ी आईसीआर से भी किसानों का आह्वान किया था, जब उस समय एक असामयिक हमारे लिए दालों के लिए बहुत बड़ी क्राइसिस आई थी, जब आपने दाल 250 रुपये तक रिटेल में आपने खाए थे। बिल्कुल। तो उस समय और आज में देश ने दालों पर बहुत प्रगति की है, और इसके लिए हमारे भारतीय किसान धन्यवाद के वो पात्र हैं। उस समय आपके देश में 15.23 मिलियन मीट्रिक टन का उत्पादन था जी, और आज जब हम बात कर रहे हैं तो ऑन अ 5 ईयर एवरेज आज आप 25 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंच चुके हैं, और एक वक्त में 2020-21 में आप 27 मिलियन तक भी पहुंच चुके थे जी। तो इस दौरान, इस 10 सालों में यदि आपने अपनी उत्पादन में 10 मिलियन मीट्रिक टन ऐड किया है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ठीक है। और यदि हम आयात की बात करें, तो उस समय भी जो आयात का परसेंटेज था, डिमांड एंड सप्लाई का जो गैप था, वो परसेंटेज आज भी आप मेंटेन कर रहे हैं, इतने बृहद आयात के बावजूद भी। तो आप इतने सालों में इतनी अच्छी जो प्रगति कर चुके हैं, तो मैं इस जो सेकेंड फेज आया, जिसमें सरकार ने बहुत फंड्स की व्यवस्था की है, इसमें टेक्नोलॉजी इनोवेशन की बात की गई है, इसमें आप इंटरनेशनल मार्केट्स को रिलेट करते हुए जो आपने पॉलिसी इंटरवेंशंस की बात की है, तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सरकारी प्रयास, भारतीय किसान के प्रयास, व्यापार के प्रयास, तथा जो सरकारी एजेंसियां हैं जिन्होंने प्रोक्योरमेंट करनी है और किसानों को वो विश्वास दिलाना है कि हम आपके लिए फील्ड में खड़े हैं उनके उत्पादों को खरीदने के लिए, क्योंकि भारत सरकार ने 3 दालों के लिए 100% खरीदी करने का आश्वासन दिया है। वह आश्वासन मसूर, उड़द एवं तूर में दिया गया है, क्योंकि इन 3 दालों में हम अभी भी बहुत मात्रा में आयात पर निर्भर कर रहे हैं। फार्मर की हमेशा से मेंटेलिटी ये रहेगी, या किसी की भी ये रहेगी, कि जहां पर उसको ज़्यादा दाम मिलेगा वो उसकी तरफ शिफ्ट कर जाएगा। जी।
एक प्रैक्टिकल चैलेंज जो हम यहाँ पर देखते हैं, वो प्रैक्टिकल चैलेंज ये देखते हैं कि अगर फार्मर को इसके कमोबेश, इसके कंपैरिजन के अंदर में अगर दूसरी किसी फसल के अंदर में अच्छा दाम मिलता है या एनवायरनमेंट उस हिसाब से पल्सेस के अकॉर्डिंगली नहीं होता है, तब उस स्थिति के अंदर में क्या लगता है आपको कि पल्सेस जो प्रोडक्शन हमें चाहिए 32 मिलियन टन के आसपास का, 320 लाख मीट्रिक टन के आसपास का, उसको हम रीच कर पाएंगे? देखिए, इसमें जो मेरा मानना है कि फोकस अटेंशन की ज़रूरत है। हाँ। तो जो एक समय में 4.8 मिलियन मेट्रिक टन करने के बाद आप 3.5 मिलियन मेट्रिक टन पे आए, तो 1.3 मिलियन मेट्रिक टन का हमारा कौन कौन से एरिया से उसका लॉस हुआ, उसका क्या कारण है, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, हम कैसे नए एरिया में दोबारा जा करके नई वेराइटी ला करके क्लाइमेट रेसिस्टेंस वेराइटीज़ ला करके जो वेदर की चैलेंजेस हैं उसको कैसे मीट करें, उसकी जो क्रॉप की ड्यूरेशन है जो 150 से 180 दिन की रहती है, तो उसको हम कैसे शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप ला करके, क्योंकि किसान के पास एक सीमित साधन है, उसके पास लैंड की लिमिटेशन है, तो वो इतने दिनों तक के लिए अपने खेत को एक पर्टिकुलर क्रॉप के लिए नहीं इंगेज करके रखेगा। तो इस पर थोड़ा सा हमें गहन चिंतन करने की ज़रूरत है। जब हम मसूर की बात करते हैं, मसूर में आप ये जो सरकार ने एमएसपी बढ़ाया, बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाया, जो हम आज 7,000 का लेवल लेकर बैठे हैं, तो एक बहुत अच्छा दर है। लेकिन ये देखा जा रहा है कि इसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ही अच्छी प्रोडक्शन हो रही है, जबकि इसका पोटेंशियल बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड और आसाम तक के राज्यों में है। तो इसके प्रयास पीछे 2-3 साल से किए भी जा रहे हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस पल्सेस मिशन में एक जो एक प्रॉपर एनालिसिस के साथ, स्टेट के साथ मिलकर के, जो कोऑपरेटिव एंड एफपीओ एजेंसीज के साथ मिलकर के, नाफेड तथा नाफेड एवं एनसीसीएफ जो सेंट्रल नोडल एजेंसीज हैं उनके साथ मिलकर के, बाजार के साथ मिलकर के, आप इस जो गैप है, इंपोर्ट का जो गैप है, यदि आप उसको पूर्ण करते हैं, तो इससे क्या होगा कि आप आत्मनिर्भरता आई मीन लाइक प्रोडक्शन में ऐड भी करेंगे, और आपको आयात पर निर्भरता कम करने की ज़रूरत होगी। दूसरी बात क्या होती है, जब हमारे देश में, ये हमने चने में देखा है, यदि आप चने का विश्लेषण करें तो आप 2015 में 7 मिलियन मेट्रिक टन बैठे थे, और यह जाकर के एक स्टेज पे जाकर के 13.5 मिलियन मेट्रिक टन की आपने प्रोडक्शन रिपोर्ट की है। तो ऑलमोस्ट आपने अपनी प्रोडक्शन को डबल किया है। और यदि आप 10 मिलियन में यदि कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो चना ही आपका 70% उसका कंट्रीब्यूट किया है। जी जी, सुनील जी, जो अभी हाल ही के अंदर सरकार ने एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया, आपकी इंडस्ट्री की बड़ी लंबे समय से ये डिमांड थी, और ताकि किसानों को एमएसपी के ऊपर भाव मिलें, अच्छे प्राइजेस मिलें पल्सेस के, और उसकी खेती करने के लिए उनके पास में एक अट्रैक्शन हो, तो 30% का अब पीली मटर के ऊपर पे आयात शुल्क लगा दिया है सरकार ने। बड़ी पुरजोर डिमांड थी आप लोगों की, आपके साथ मैंने कई इसके ऊपर पे प्रोग्राम्स भी किए। तो अब इसके बाद आप बाजार को किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं, एक, और क्या लगता है जो पल्सेस और जो स्टॉक इस समय पर अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर में, बाजार के अंदर में, क्योंकि पिछले 1.5 साल के अंदर में तकरीबन 70 लाख मीट्रिक टन का आयात आप अकेले पल्सेस का कर चुके हो, तो उसका कितना प्रेशर यहां पर अभी आप देखते हो? सिंह साहब ने एक बात कही थी, तुअर दाल का प्रोडक्शन हमारा बढ़ने के बाद हमने तुअर दाल की जब क्राइसिस आई दोबारा 2022 में, तो हमने काफी ज्यादा मात्रा में इंपोर्ट कर लिया, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे दाम गिरे, और दोबारा जो किसान जो पिछले 5 साल में मेहनत करके किसान को जो मोड़ा गया था तुअर दाल की तरफ, वो वापिस तुअर दाल की तरफ से विमुख हो गए, क्योंकि एमएसपी हमारी काफी ज्यादा थी। तुअर दाल की क्रॉप 180 दिन की होती है, ज्यादा उनको किसानों को मेहनत करना पड़ता है, दूसरी उपज नहीं ले पाते, इसलिए किसान जो है वापिस दूसरी जिन्सों की तरफ मुड़ गए। अब जहां तक आपने बोला कि सरकार ने 30% मटर का जो इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है, वो बिल्कुल 2023 में दिसंबर में सरकार ने एक विंडो खोली थी मटर की, जो बहुत कम टाइम के लिए खोली थी। उसके बाद सरकार लगातार 5 नोटिफिकेशन द्वारा उसको 2-2, 3-3 महीने के लिए बढ़ाती गई। पिछली बार नोटिफिकेशन सरकार ने लंबे टाइम के लिए दिया बनिस्बत पहले के, लेकिन इंडस्ट्री की डिमांड ये थी कि चूंकि माल बराबर आ रहा था, और इंडस्ट्री ये चाहते है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़े, ताकि उनकी मिलें जो है प्रॉपर ढंग से चल सके। ठीक है, मैं दोबारा वो उसी बात पे जाऊंगा कि जब हमारे यहाँ दालों की क्राइसिस थी, तो म्यांमार और अफ्रीका कंट्री से हम माल मंगा नहीं पा रहे थे, उन्होंने तुअर के भाव बढ़ा के
$1300 कर दिए थे। जब आज हमारी डिमांड नहीं है तो उसी तुअर का दाम आज वहाँ पे $500 है। तो हमें ये दो बातें समझनी होगी। हम इंटरनेशनल मार्केट पे डिपेंड रह के हमारे न इंडस्ट्री चला सकते हैं, न हमारे कंज्यूमर को हम फीड कर सकते हैं। नंबर 2, यदि हमें ये समझना होगा कि इंटरनेशनल मार्केट को भी दालों का यदि हम बात करें तो भारत ही ड्राइव करता है। इसलिए हमारे यहाँ क्या भाव है, हमारे को कितनी मात्रा में इंपोर्ट की आवश्यकता है, उसके ऊपर पॉलिसी बनाए जाने की ज़रूरत है। इसके लिए हमने पीएमओ को और दोनों मिनिस्ट्री को लिखा था और हमें ये खुशी है कि हमारी आंशिक मात्रा में हमारी डिमांड जो है मानी गई। दूसरा आपका क्वेश्चन था कि स्टॉक कितना है। हाँ। स्टॉक भरपूर मात्रा में है। यदि हम मटर की बात करें तो ड्यूटी आने से पहले मटर के भाव जो थे 3300 रुपये हैं। 30% ड्यूटी आने के बाद मटर के भाव आज 3450 रुपये हैं। मतलब केवल 5% का इजाफा हुआ है 30% ड्यूटी में भी। इसके 3 कारण हैं। इंटरनेशनल मार्केट थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है जो ही हमने ड्यूटी लगाते हैं, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि इंटरनेशनल मार्केट को ड्राइव इंडिया करता है। ये बात मेरी प्रूफ हो रही है इस चीज़ से। दूसरा, चूंकि यहाँ पे विंडो काफ़ी कम है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीने हैं और 4 महीने में हमारे पास इतना सफिशिएंट स्टॉक है। और चूंकि सरकार ने अक्टूबर शिपमेंट पे बाद में ड्यूटी लगाई है, अक्टूबर शिपमेंट के माल भी अभी नवंबर तक आते रहेंगे। तो मुझे लगता है ये फरवरी तक का माल इनफ है, उसके बाद हमारी देसी क्रॉप आ जाएगी। इसलिए इस पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा भाव में। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर दिखाई देती है, डोमिनेशन। अगर हम पल्सेस की बात करें, प्रोडक्शन वाइज इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंजम्पशन वाइज इंडिया लार्जेस्ट कंज्यूमर, उसके बावजूद भी प्राइस सेटर पल्सेस के अंदर में भारत नहीं है। इसका जवाब मैं आप दोनों से लूंगा एक ब्रेक के बाद में। यहां पर वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक के तुरंत बाद लौटते हैं। सुले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन महान। 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। मथुरा की गलियों में गूंजे है राधा, अयोध्या में दूर हुई मंदिर की बाधा, काशी प्रयागराज की गोल्डन चमक, यूपी सरकार की गूंजे धमक। सड़कों पर फर्राटा फिक्रलेस बिल्कुल बिंदास, एक्सप्रेस वे पर साए पूरा विश्वास। विकसित यूपी की बढ़ गई प्यास, 2047 का ये विजन बहुत खास। माफिया का दी एंड, फियर गॉन, योगी राज में लॉ एंड ऑर्डर हुआ स्ट्रॉन्ग। बेखौफ घूमे जनता, गुंडों पर मार, नया यूपी तोड़ रहा पुरानी दीवार। यूपी ऑन द राइज, सुले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन महान। 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। सबसे पहले बात करते हैं गेहूं के भाव की। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में गेहूं का भाव रहा 2540 रुपये प्रति क्विंटल। अयोध्या मंडी में गेहूं बिका 2585 रुपये प्रति क्विंटल पर, जबकि आजमगढ़ मंडी में गेहूं के सौदे हुए 2560 रुपये प्रति क्विंटल पर। अब जानते हैं आलू के भाव। हरियाणा की अंबाला सिटी मंडी में आलू का भाव रहा 950 रुपये प्रति क्विंटल। बहादुरगढ़ मंडी में आलू बिका 1200 रुपये प्रति क्विंटल पर और बल्लभगढ़ मंडी में आलू के सौदे हुए 1000 रुपये प्रति क्विंटल पर। अब नजर डालते हैं सोयाबीन के बाजार पर। गुजरात की दाहोद मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 4525 रुपये प्रति क्विंटल। धौराजी मंडी में सोयाबीन बिका 4500 रुपये प्रति क्विंटल पर, जबकि हिम्मतनगर मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 4250 रुपये प्रति क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह, अनजान ऐप से बचें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने एक सवाल छोड़ा था। सिंह साहब, आपके पास आऊंगा पहले, कि भारत प्रोड्यूसर, सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पल्सेस के अंदर में, भारत कंज्यूमर, सबसे बड़ा कंज्यूमर पल्सेस के अंदर में, यहाँ तक कि पिछले साल
सुनील जी, ये ऑस्ट्रेलिया से ये खबरें आ रही थी कि ऑस्ट्रेलिया ने पल्सेस को लेकर के, जो कि भारत की डिमांड को देखते हुए, अपने एरियाज़ को इंक्रीज़ किया और वहाँ पे पल्सेस के एरियाज़ काफ़ी बढ़ गए। उसका एक इम्पैक्ट क्या देखते हैं? और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, भारत प्राइस सेटर क्यों नहीं? येलो पीस की जहाँ तक बात की जाए, भारत में पीस का कोई एमएसपी नहीं है। और मैं बहुत सारे फोरम से ये बोल चुका हूँ कि जो पीस का आयात होता है या आयात 2023 में अलाउ किया गया 2017-18 के रिस्ट्रिक्शंस के बाद, वो इसलिए किया गया क्योंकि उस समय यह देखा जा रहा था या फिर सरकार ने यह आशंका जताई थी कि चने की फसल कम है, चने का जो स्टॉक है गवर्नमेंट के बफर में करीब करीब ख़त्म होने लगा था, तुअर की जो फसल थी वो थोड़ी सी कमज़ोर थी, सरकार के पास तुअर का कोई ऐसा स्टॉक नहीं था। तो उन्होंने एक ऐसे विंडो दी जिस विंडो से ला करके उस समय व्यापार उसको ला करके जो गैप है उसको फिल कर सके। ठीक है। बात जैसे सुनील जी कह रहे हैं कि 55 बनाम 150, पीस का दाल और तुअर की दाल की कंपैरिजन नहीं की जा सकती। ठीक है। ये हमेशा मैं ये कह रहा हूँ, ये फिलर है। अपनी विचार रखी थी कि यदि जो फिलर है तो हमें पॉलिसी में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लाना चाहिए कि जितनी क्वांटम हमें लगा कि हम डेफिसिट हैं उस पे हम क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन कर दें, जिससे ये जो वर्तमान में बहुत अंधाधुंध आयात की स्थिति आई और डिमांड के वनिस्पत आपके यहाँ सप्लाई बहुत हो चुकी, उस फ्लड से और भी दालें अफेक्ट होने लगी, तो ऐसे सिचुएशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, पीस में मेरा एक और कहना है कि जब हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं और हमें लग रहा है कि येलो पीस एक फिलर है, तो हम क्यों नहीं, मतलब ये मेरा सरकार तथा एजेंसियों से भी या ट्रेड से भी एक अनुरोध होगा, क्या हम इस पर विचार कर सकते हैं कि हम पीस का भी एक एमएसपी रखें जिससे किसान इसकी कल्टीवेशन के लिए, डोमेस्टिक कल्टीवेशन के लिए प्रेरित हों और जो गैप है वो हम अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन से उस गैप को पूरा करें। सुनील जी, क्या लगता है आपको, अभी प्राइसेस के प्रोस्पेक्ट से अगर मैं देखूं तो चना आप कहां पर जाते हुए देख रहे हैं और इस साल प्रोडक्शन क्या देख रहे हैं? प्रोडक्शन से पहले अभी चने का इंपोर्ट की बात करता हूं। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में इस बार बहुत ज़्यादा फसल है जी, और वो इंडिया के लिए उगाई गई है क्योंकि मेन जो 70% इंपोर्ट करता है वो इंडिया ही करता है। और पिछली बार हमने चूंकि 15 लाख टन इंपोर्ट किया था, तो वो इस बार भी 15 लाख टन इंपोर्ट करेगा, ऐसा सोच के उन्होंने अपना प्रोडक्शन को बढ़ाया। उसका भाव जो आज के दिन है वो 450 दिसंबर जनवरी शिपमेंट के हैं। अच्छा। यदि हम 10% ड्यूटी भी जोड़ के देखेंगे तो वो करीबन हमारे यहाँ 47-48 रुपीज कोस्टिंग आके गिरता है। ठीक है। जबकि हमारी एमएसपी 5850 रुपए है। तो उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी तो सारा जोड़ के मैं बता रहा हूँ, जो पोर्ट पे आके गिरता है वो 47 के आसपास गिरता है। तो यदि हम उल्टी कैलकुलेशन करें, मंडियों के भाव देखें तो मंडियों के भाव के हिसाब से 4400 का चना हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। जबकि हमारी एमएसपी 5850 है। तो हम 22% यदि इंपोर्ट को अलाउ रखेंगे तो मुझे लगता है कि जब बुआई का टाइम है, किसान जो है वो भाव आज सभी को पता है, किसान के बच्चे भी आज काफी एजुकेटेड हो गए हैं, तो बाहर के यदि भाव देखेंगे तो वो प्रोडक्शन की तरफ कम जाएंगे। तो हमने सरकार से अनुरोध किया है कि मटर की तरह ही चने में भी एक शिपमेंट पीरियड के बाद में कोई भी माल यदि कार्गो शिप होता है तो उस पर ड्यूटी लगाई जाए। इसके पीछे कारण ये है कि मुझे लगता है कि नवंबर तक काफी माल जो है वो लोड हो जाएगा और भारत की आवश्यकता जो है वो पूर्ति कर देगा। तो इसी हिसाब से हर दालों को अलग अलग देखते हुए पॉलिसी निर्धारकों को इसके बारे में सोचना होगा और उस पर डिसीजन लेना होगा। ठीक है, ठीक है। अभी मैं जो सिंह साहब कह रहे थे, जो आपने जो 2020 के अंदर में पल्सेस डे मनाया, क्या आपको लगता है, मेरा दोनों से ही सवाल है, कि वीक होना चाहिए पर्टिकुलरली पल्सेस को लेकर के, क्योंकि अवेयरनेस जो आपने कही, पल्सेस को लेकर के अवेयरनेस, नॉन वेज की तरफ पे क्रेज बहुत बड़ा है, एग की तरफ, चिकन की तरफ, वहाँ से न्यूट्रिशन वैल्यूज़ को ऑप्ट करने की और फुलफिल करने की एक कोशिश है। चूँकि पल्सेस हमेशा से ये माना गया है कि न्यूट्रिशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से
इससे बड़ा सोर्स और कोई नहीं है। अगर जी। हम प्लांट बेस्ड अगर न्यूट्रिशंस की बात करते हैं तो पल्सेस आपके पास में एक बहुत ब्यूटीफुल सोर्स है। तो इसकी प्रमोशन को किस तरीके से एड्रेस किया जा सकता है, फार्मर्स को इसके प्राइसेस अट्रैक्टिव मिले और अच्छे मिले और एक्सपोर्ट लेवल के ऊपर पे हिंदुस्तान जाए, क्योंकि विदेशों के अंदर में पल्सेस का क्रेज कम है क्योंकि वहाँ पे नॉन वेज का जी। क्रेज ज़्यादा है। तो उसको क्या वहाँ पे शिफ्ट किया जा सकता है? लाइक जैसे मखाना के अंदर में एक क्रांति हमने देखी, एक मार्केट शिफ्ट हुआ जी, मखाना का, जी। क्या ऐसे ही इंटरनेशनल मार्केट्स के बीच के अंदर में विदेशों में जा कर के अगर रोड शोज इस तरीके से ऑर्गेनाइज करे जिसमें इंडस्ट्री भी साथ दे, सरकार भी साथ में आए और वहाँ पर पल्सेस, भारत की जो पल्सेस हैं उसको थोड़ा सा अपलिफ्ट किया जाए, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ को बताया जाए, लाइमलाइट में लाया जाए, ताकि भारत के किसानों को और बेटर प्राइजेस मिल सकें? देखिए, इस बारे में मैं आपको अभी मैं शंघाई पल्सेस जो अगस्त में हुआ था, मैं वहाँ पे गया। ओके। और मुझे ये बात जानकर के खुशी हुई कि चाइना में जो मूंग के आयात हो रहा था वो प्राइमरीली ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना एंड CIS कंट्री से आयात हो रहा ठीक है। था, बर्मा से, म्यांमार से आयात हो रहा था। उस पर हमारे निर्यातकों ने धीरे धीरे मूंग का निर्यात करना शुरू किया है और ओके। वहाँ पर हमें एक मार्केट मिल रहा है। ठीक है। यदि आप पीछे की बात करेंगे तो वो एक समय ऐसा भी था कि भारत की मसूर आपके UAE में, बांग्लादेश में और श्रीलंका में बहुत अच्छी तादाद में जाता था, निर्यात होता था। लेकिन ये जो मसूर जो बिहार में उत्पादन किया जा रहा था वह धीरे धीरे कम होता गया। तो ईस्टर्न इंडिया में ये देखा गया कि जो एक क्वालिटी जो आपके साउथ ईस्ट एशिया नेशन मार्केट में एक्सेप्टेंस थी वो धीरे धीरे कम होता गया और भारत में ही उसकी ज़रूरत ज़्यादा बनती गई, तो निर्यात सीमित हो गया है। जहाँ तक रही बात इंटरनेशनल मार्केट की, आपको बहुत दूर नहीं जाना है। साउथ ईस्ट एशिया, दैट इज़ बांग्लादेश, नेपाल, UAE एंड श्रीलंका अपने आप में एक अच्छा मार्केट है जहाँ पे आप केटर कर सकते हैं और पूरी दुनिया यहीं पे केटर कर रही है। ओके। लेकिन ये स्थिति तब बनेगी जब आप एक सरप्लस की स्थिति में आएंगे। आज मूंग में आप सरप्लस की स्थिति में हैं और जिसको हमें निर्यात करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जी सुनील जी, हम निर्यात 1 साल के लिए कर चुके। 1 साल ऐसा भी आया था जब भारत ने दालों का निर्यात किया भी। फिर ऐसे क्या रीजंस रहे कि आज फिर से हम उस दोराहे के ऊपर पे आन खड़े हुए हैं जहां पर प्रोडक्टिविटी की, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की और एक्सपोर्ट करने की बात हम कर रहे हैं? सुरेश जी, जहाँ तक दालों का निर्यात का बात है, 2012 तक हम लगातार मसूर दाल का एक्सपोर्ट करते रहे हैं क्योंकि मसूर दाल हमारे यहाँ प्रोडक्शन जो थी वो डिमांड से ज़्यादा थी। ठीक है। तो इसका एक्सपोर्ट हम बराबर करते रहे और हमारे पास एक दालों का, मैं दलहन और दाल दोनों को अलग अलग करूँगा कि दलहन की हम बात कर रहे हैं, लेकिन दालों की बात करेंगे। दालों का एक्सपोर्ट हमारे यहाँ प्रोसेस होने के बाद, दलहन को प्रोसेस होने के बाद हमारा एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा मार्केट था, जो हमारा 2016 में एक्सपोर्ट बंद होने के कारण कई सालों तक बंद रहा। इसके चलते वो जो है वो शिफ्ट होके बांग्लादेश, नेपाल और दुबई की तरफ शिफ्ट हो गया। तो उस मार्केट को हम खो चुके हैं। लेकिन जैसे सिंह साहब ने बोला कि पहले हमें खुद आत्मनिर्भर बनना होगा, उसके बाद हम एक्सपोर्ट के बारे में सोचेंगे। तो मुझे ये लगता है कि जैसा आपने बोला कि न्यूट्रिशियस वैल्यू की हम जागरूकता बाहर करें, मुझे लगता है कि पहले हमें देश में करनी चाहिए। पहले भी बोला था कि हम ड्राइव पोजीशन पे है इंटरनेशनल मार्केट पे। हमारे नीति निर्धारकों को ये सोचना होगा कि कुछ सालों के लिए हमें ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे ताकि हमारे किसानों को अच्छे भाव मिले। अंतिम सवाल ये है, अभी के अगर मैं सिनेरियोज को देखता हूँ तो सुनील जी, आपको ट्रेड के प्रोस्पेक्ट से क्या लगता है, किसानों को और ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी पल्सेस के बीच के अंदर में ज़्यादा फायदा दिखाई देता है? देखिए, मैं अभी बात करूंगा तुअर की, क्योंकि तुअर, उड़द और मूंग तीनों का जो है वो फसल आने वाली है, कटाई चालू हो गई है। लेकिन हमने चूंकि इंपोर्ट खोल रखा है तो हम $600 का तुअर इंपोर्ट कर रहे हैं, जो करीबन आज यदि कॉस्टिंग को हम देखें तो 60 रुपये के आसपास आती है कॉस्टिंग। ठीक है। लेकिन हमारी MSP तुअर की काफ़ी ऊपर है। जहाँ तक मूंग की बात करें, मूंग इंटरनेशनल मार्केट में बहुत है, हालांकि मूंग का इंपोर्ट ज़्यादा है। अभी फोकस किस पर होना चाहिए? लेकिन सरकार के पास एक बहुत बड़ा स्टॉक मूंग का है। तो मुझे लगता है कि तुअर, मूंग और उड़द, इन तीनों में तुअर और मूंग चली गई, अब बचता है उड़द। उड़द भी इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी अवेलेबिलिटी है
और मार्च 2026 तक सरकार ने इसका इंपोर्ट खोल रखा है। तो मुझे लगता है कि यदि हम भाव के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो तीनों ही दालों में कोई बहुत ज़्यादा मुझे चने की लगता। फसल किसानों को ज्यादा लगानी चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ पर वो आ रहा है। मैंने पहले ही आपको बोला कि यदि हम इंपोर्ट 46-47 रुपए का करेंगे तो किसान कैसे इसके लिए उत्साहित होगा और कैसे उसकी ओर सिंह साहब, इस पर आपका एक लास्ट रिएक्शन कम शब्दों में। देखिए, मैं जैसे पहले इन्होंने कहा 2021-22 की भी उन्होंने बात कही। देखिए, पॉलिसी जो होती है, इंपोर्ट पॉलिसीज होती है, डायनेमिक होती है। पिछली बार भी ऑस्ट्रेलिया से जब ये खोलने की बात आई थी तो येलो पीस के साथ साथ एक मार्केट सिग्नल देने के लिए ऑस्ट्रेलिया की ड्यूटीज़ को, चने को घटाया गया। तो मुझे आशा है कि सरकार इस बात से वाकिफ़ है कि जो इंटरनेशनल मार्केट में क्या रेट चल रहा है, हमारे किसानों को क्या मिलना चाहिए। तो इस स्विंग पीरियड को स्टेबल करने के लिए ये बात सही है कि एक रिव्यू इंपोर्ट ड्यूटीज मसूर तथा चने पर करने की ज़रूरत है। किसानों को चना इस बार लगाना चाहिए, एकदम लगाना चाहिए, चना एकदम लगाना चाहिए। देखिए, पिछली बार भी किसान भाइयों को 5650 जो आपकी एमएसपी थी, तो उसी के इर्द गिर्द मोटा मोटी आपका भाव बना रहा। इस बार 5850 है और मार्केट भी उसी तरीके से कर रहा है। हाँ, एक सीमित मात्रा में जो एक आयात का डर है, वो भी एक बहुत सीमित मात्रा है। जो आपकी उत्पादन है 115 से 120 लाख मेट्रिक टन, उसमें यदि मान लीजिए 5 से 6-7 लाख भी आ जाए और यदि इसमें दोबारा पॉलिसी रिव्यू हो तो मुझे नहीं लगता है कि एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा और मिलता आया है। जी, आप दोनों एक खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि ये टॉपिक अभी और भी डिस्कशन इसके अंदर में पेंडिंग रह गई हैं, लेकिन मुझे आशा है कि अगले एपिसोड के अंदर में हम इसको जरूर करेंगे, क्योंकि समय की यहाँ पर दरकार है। आप दोनों ही खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब समय हो गया है आज के सवाल का, और साथ ही साथ जो पिछले एपिसोड में हमने आपसे सवाल किया था उसका सही जवाब क्या है, उसके विजेता कौन है। तो हमने आपसे पिछले एपिसोड में सवाल किया था, साल 2023-24 में सूखे मेवों की मांग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ऑप्शंस थी, ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 35%, ऑप्शन सी 45% और ऑप्शन डी 55%। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए 25%। और जिन विजेताओं ने सही जवाब दिया है उनके नाम टीवी स्क्रीन पर। और अब बारी आज के सवाल की। तो जो आज का सवाल है वो आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर पे, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन कब तक चलेगा। जी हाँ, जो अभी सरकार ने दलहन आत्मनिर्भरता मिशन चलाया है वो कब तक चलेगा। ऑप्शन ए 2030 तक, ऑप्शन बी 2035 तक, ऑप्शन सी 2040 तक और ऑप्शन डी 2045 तक। इस सवाल का आपको जवाब हमें मेल करना है अपना commodityexpert@gmail.com पर। लेकिन ध्यान रहे, आपको इस सवाल का जवाब हमें शुक्रवार रात 9 बजे से शनिवार रात 9 बजे के बीच में करना है। यानी आपके पास अभी फिलहाल 24 घंटे हैं, तुरंत हमें आप मेल कर दीजिए इस सवाल का जवाब। लेकिन आप कहीं मत जाइए, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान, क्योंकि इसी तरह की जानकारियों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। सोने के गहने क्यों तूने पहने। तो भगवान कितनी मेहनत मुशक्कत से ये बदन बनाया है, ये पगली एक दिन जरूर नजर लगा देगी। शहर जंगली जानवरों में रहे या शहर की भेड़ बकरियों में, शहर शेर ही रहता है। तेरा मेरा हिसाब किताब बहुत लंबा चौड़ा है, कर चुकता हो जाएगा। ये राजेश्वर की अदालत और कानून का इंसाफ नामा है। किसने शेर के जबड़े में हाथ डालने की कोशिश की है? चमका पसीना बनके नगीना। बॉलीवुड टॉकीज में देखिए धर्मेंद्र की शानदार फिल्में धर्मेंद्र स्पेशल 13 से 17 नवंबर।
दोपहर 1 बजे डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।